नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे यूपी में नवीन दाव। लोकसभा चुनाव के झटकों के बाद और बिहार विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के उत्साह के बीच भारतीय जनता पार्टी के नए रणनीतिकार और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम रख दिया है। लेकिन उन्होंने सिर्फ कदम नहीं रखा, बल्कि मथुरा वृंदावन की पावन भूमि से विरोधियों के खिलाफ एक ऐसा सियासी वार किया है जिसकी गूंज दिल्ली से लखनऊ तक सुनाई दे रही है। नितिन नवीन ने सीधे तौर पर उन ताकतों को ललकारा है जो चुनाव आते ही जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने की दुकान खोल लेती हैं। उन्होंने साफ कहा कि 2027 नजदीक है और देश में ऐसी ताकतें सक्रिय हो चुकी हैं जो समाज में दरार पैदा करना चाहती हैं। लेकिन यहाँ सवाल बड़ा है, नितिन नवीन का इशारा किसकी ओर था? क्या उनका निशाना अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर है या फिर राहुल गांधी की जातिगत जनगणना वाले दाव पर? इतना ही नहीं, भाजपा अध्यक्ष ने एक नया शब्द कहा, टाइम पास राजनीति। उन्होंने उन नेताओं पर कटाक्ष किया जो राजनीति को सेवा नहीं बल्कि एक पार्ट टाइम बिजनेस समझते हैं। वो नेता जो अराजकता फैलाते हैं और विकास की पटरी को रोकना चाहते हैं। नितिन नवीन का ये आत्मविश्वास बिहार की उस जीत से आया है जहां विपक्ष ने संविधान खतरे में है और आरक्षण खत्म हो जाएगा का शोर तो खूब मचाया, लेकिन जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया। अब सवाल यह है कि क्या बिहार वाला फॉर्मूला उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरणों को ध्वस्त कर पाएगा? कि भारतीय जनता पार्टी बचेंगे तो कटेंगे और विकास के कॉम्बो से 2027 की वेतरनी पार कर पाएगी, या फिर विपक्ष का जातीय चक्रव्यूह इस बार भाजपा के लिए अभेद्य होगा? इन्हीं सवालों के घेरे में आज की सबसे बड़ी बहस होने वाली है। मेहमानों से भी आपकी मुलाकात, लेकिन उससे पहले जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव जीतना है तो समाज को बांटने वाली ताकतों से लड़ना होगा। और उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही विपक्ष के लोग जाति धर्म और समाज के नाम पर दरार पैदा करने वाले सक्रिय हो जाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक बात कहना चाहता हूं, ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारतीय जनता पार्टी ने जब जब इस देश और प्रदेश में चुनाव लड़े तो जो देश और प्रदेश की मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है, उसका कभी भी जिक्र नहीं किया। उन्होंने सदैव जाति और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ने का काम किया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश और प्रदेश में है, आप देखिए कितने जातीय रूप में हिंसाएं हो चुकी हैं और जो धार्मिक उन्माद इस देश में फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कितने लोग धार्मिक जाति मानसिकता से पीड़ित होकर कितने लोग की हत्या हो जाती है। देखिए, जिस तरह से नितिन नवीन जी का ये जो बयान आया है, मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही समाज को बांटने की राजनीति की है, जाति को बांटने की राजनीति ये लोग करते आए हैं। मैं कह सकता हूँ कि डिवाइड एंड रूल जो आरएसएस का हमेशा एजेंडा रहा है, वही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी रहा है। निश्चित तौर पे आप बिहारी जी के मंदिर में जाकर के इस तरह की बात करेंगे तो इससे समाज में क्या द्वेष भावना नहीं जाएगी? तो मैं कह सकता हूँ ये सिर्फ बयान सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है जो उन्होंने दिया है। मैं कह सकता हूँ कि लगातार भारतीय जनता पार्टी समाज को और जाति को बांटने की सियासत करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी मथुरा में उन्होंने कड़े शब्दों में स्पष्ट किया कि तोड़ो फोड़ो और लूटो की राजनीति करने वाले लोग अब सतर्क और सावधान हो जाएं। उनका स्पष्ट इशारा इस बात पर था कि जो लोग दलगत राजनीति करते हैं, जातिगत राजनीति करते हैं, वह सिर्फ जाति के आधार पर लोगों में भेद विभेद पैदा करके समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे जो जातिगत राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके प्रति उन्होंने जनता को आगाह किया और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि आप उनसे सतर्क रहें और जनता को बताएं कि वह समाज को किस प्रकार से क्षति पहुंचा रहे हैं। हमें सबको मिलकर के राष्ट्र के उन्नयन के लिए एकित होकर के काम करना है और यही बात को और दृढ़ता प्रदान करने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने किया है। तो बिहार की जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी नेता नवीन जब उत्तर प्रदेश की धरा पर पहुंचते हैं और ये तमाम चीजों को कहते हैं, तो आप मान लीजिए 2027 का शंखनाद, जहां वो जाति की बात करते हैं, ध्रुवीकरण की बात करते हैं, टाइम पास राजनीति कहते हैं, और ये सीधे तौर पर प्रहार अखिलेश यादव के पीडीए और कांग्रेस के जातिगत समीकरण, जातिगत जनगणना वाली बात पर हो रहा है। आप समझकर चलिए। आइए मिलियन मेहमानों से जो चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आगे सवाल उन्हीं से।
रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत करती हूँ सर। अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। शैलेंद्र ध्रुव जी कांग्रेस से हमारे साथ बने, शैलेंद्र जी आपका भी स्वागत। सबसे पहले रत्नेश जी आप से शुरुआत कर रही हूँ। नितिन नवीन जी आते ही उन्होंने जिस तरह के प्रहार किए उनमें टाइम पास राजनीति एक नया शब्द, और उसी के साथ जातिगत जो राजनीति होती है उसको भी वो अपने सर्कल में लेते हैं अपनी बातों में, और साथ ही साथ विपक्ष पर भी प्रहार करते हुए टाइम पास राजनीति कहते हैं। यहाँ ये भी सवाल उठता है कि जाति वाली बात आप करते हैं लेकिन नारे तो वही लगते हैं, विकास के साथ साथ जाति लेकर या जाति वाली राजनीति लेकर चलना जरूरी है सर। बटेंगे तो कटेंगे पर मेरा कोड है जी। पारुल जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए पारुल जी, टाइम पास राजनीति का जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शब्दावली का प्रयोग किया वो बिल्कुल सटीक बैठती है, और टाइम पास राजनीति करने वाले ही राजनीतिक दल इस समय विपक्ष में बैठे हुए हैं। उदाहरण सबसे बड़ी बात, अभी किसी प्रदेश में जब चुनाव शुरू होंगे तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी एक्टिव हो जाएंगे, और जैसे ही चुनाव शुरू होंगे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी गायब हो जाएंगे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बता दें कि इस समय राहुल गांधी जी आज से तो सेशन स्टार्ट हो गया, कल तक वो कहां थे पता नहीं, सेशन में आए हों कि ना आए हों ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये जो हनीमून जिसको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टाइम पास पॉलिटिक्स कहा है, उसको बहुत पहले पारुल जी मैं हनीमून पॉलिटिक्स कहता हूं। तो हनीमून पॉलिटिक्स करने वाले राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 से लगातार निपटाने का काम किया। 2014 से ही स्टार्टिंग करती थी, 17 से एकदम कायदे से निपटाना शुरू कर दिया। जहां तक रही जातिवादी दलों की बात, तो देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, और समाजवादी पार्टी में कोई वर्मा, कोई कुर्मी, कोई क्या कहते हैं गैर यादव, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय या कोई अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है। तो बताइए, वही परिवार वाले लोग जब तक मुलायम सिंह जी जिंदा रहे तब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और उसके बाद अखिलेश यादव जी बन रहे। इवन उन्होंने तो अपने चाचा जी को भी बनने का मौका नहीं दिया। राष्ट्रीय महासचिव मैं देख रहा हूं जन्म जन्मांतर से रामगोपाल यादव जी चले आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जी चले आ रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है भाई? आप जाति के नाम पे, पारिवारिक प्रवृत्ति के नाम पे आप उत्तर प्रदेश के और देश के लोगों को ठगते हैं, तो उस पर अगर हमने प्रहार किया तो कौन सी गलत बात कर दी? हम तो कहते हैं भाई सबका साथ सबका विकास। अखिलेश यादव जी बनाए किसी ब्राह्मण को अपने, किसी अन्य जाति के, किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या दिक्कत है? अभी अशोक तिवारी जी हमारे साथ पैनल में है, मुझे नहीं लगता है उनसे ज्यादा योग्य कोई व्यक्ति होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए, उनको बना दे। ध्रुव जी हैं, युवा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर जवाब दबा रहे हैं आप यूपी में। ठीक है, लौट रही हूँ। अशोक तिवारी जी वो तो आपको मोबिलाइज कर रहे हैं कि आप भी तो बन सकते हैं। खैर, सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल ये भी है कि बिहार में भी हमने देखा कि तमाम मुद्दे सर रहे, जाति आरक्षण, संविधान, तमाम चीजें रही लेकिन चली नहीं, और उसके बाद हम उत्तर प्रदेश में भी पीडीए और जाति वाली बात सुन रहे हैं। यहाँ नितिन नवीन ने सीधे तौर पर अपनी बात रखते हुए टाइम पास वाली राजनीति का भी शब्द का उपयोग किया। क्या जवाब देंगे इस पर? क्या इसी चीज से आपका, क्योंकि एक फॉर्मूला वहां पर चला, टिक नहीं पाया आपका महागठबंधन का, अब उसी फॉर्मूले के साथ आप यहाँ चलेंगे या आपको लगता है कि कुछ बदलाव करने की जरूरत है? क्योंकि वो सीधे तौर पर उसी पॉलिटिक्स पर कटाक्ष कर रहे हैं। अशोक जी। जी पारुल जी, देखिए पारुल जी, आज का समय जबकि नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है जी, युवा हैं और उनको बहुत उम्मीद होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर कुछ करने की उम्मीद होगी उनको, लेकिन सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा चेहरा उजागर हो चुका है आज के दौर में। आज के दौर में परत दर परत भारतीय जनता पार्टी निकट हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, सनातन विरोधी साबित हो गई पूरी तरह से। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आरक्षण का तो आप ये कहते हैं कि आरक्षण में नोटिस है कि आरक्षण अभी भी नहीं दे रहे हो आप। आरक्षण तो अभी भी गायब है पटल से, नौकरियां हैं ही नहीं तो कहां से मिलेंगी? सरकारी नौकरियां ही गायब होंगी तो वो नहीं दी जाएंगी, कलाई जाएंगी। आज हालात क्या है कि शिक्षक डाला हुआ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ अन्याय जिस तरह से हो रहा था वो बढ़ता जा रहा है। किसानों के साथ दुर्दशा बढ़ती जा रही है, उनकी आय नहीं बढ़ रही है। मुद्दे जस के तस हैं, महंगाई बेशुमार है, इतनी महंगाई है कि कमर टूटी जा रही है पूरी जनता की। तो सवाल इस बात का है, सड़कों पे गड्ढे पड़ जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, गोरखपुर से लेकर बनारस तक, इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक। हालात ये है कि क्राइम संभल नहीं रहा है आपसे। किस मोर्चे पर? हर मोर्चे पर तो विफल है आप। आज जनता जब सवाल पूछ रही है, और खासतौर से शंकराचार्य जी के मसले पर,
आज सनातनी जनता इतनी भावुक होती है, सहृदय होती है, उसने इतना साथ दिया, इतनी उम्मीद से साथ दिया भाजपा का। भाजपा आज कालनेम निकली। आज योगी आदित्यनाथ कालनेम का नाम लेते हैं, स्वयं कालनेम निकले। आज वेश में है, लेकिन जिस वेश में है उस वेश पर ही लाठियां चला रहे हैं। आज चोटियां पकड़ खींची जा रही हैं, मारा पीटा जा रहा है, साधुओं को बड़ा अत्याचार हो रहा है। इससे बुरा दिन क्या होगा भाजपा का? उत्तर प्रदेश में तो भाजपा बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, लचर हो गई है, और इस हालत में है कि जमानत बचाना पाना उसके लिए मुश्किल होगा। 24 में भी हारी है, अभी कमर टूटी हुई है, और भी कमर टूटेगी 27 में। 27 में और बुरी हार हारेगी। नितिन नवीन जी के लिए उनका समय ठीक नहीं चल रहा है। वो बना दिए गए थे जरूर, वो पश्चिम बंगाल हारेंगे और उत्तर प्रदेश और भी करारा हार हारेंगे। तो ये ताज उनके ऊपर ये तमगा लगने वाला है, बहुत जल्द लगने वाला है। जी ठीक है शैलेंद्र जी, आपका कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ वो आपातकाल की भी याद दिला देते हैं और आपके संविधान प्रेम पर भी सवाल उठा देते हैं, और टाइम पास वाली राजनीति का कटाक्ष आप पर भी होता है। जी नमस्कार। नमस्ते सर। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने 2-3 सवाल किए हैं। पहला तो नितिन नवीन जी का जो उन्होंने कहा है कि जातिगत पार्टियों से बच के रहने की जरूरत है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत जाति और धर्म के अलावा कोई चीज होती है क्या? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पे आएंगे तो बिना जाति धर्म के अलावा कोई भाषण नहीं होगा। मीडिया में बैठे हमारे प्रवक्ता भाषण देंगे तो मुसलमान हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात नहीं होगी। न्याय संगत संवैधानिक कोई बात की जाएगी तो ये हिंदू मुस्लिम में बांटने का प्रयास करेंगे। तो ये स्वयं जो है भाषण तो देते हैं, लेकिन उसके आड़ में ये जाति व्यवस्था को बनाए रखने वाली पार्टी है, जो आरएसएस और बीजेपी मिल करके इस देश में बो रही है। जात के नाम पे न्याय मिल रहा है इस देश में। लगातार विश्वविद्यालयों में देख लीजिए, नौजवानों के साथ अत्याचार होता है तो जात के नाम पे होता है। दलित के नाम पे शोषण हो रहा है, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अभी जो है कोडिन सिरप का मामला देख लीजिए, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, एक भी लोगों का घर बुलडोजर से नहीं गिरा है। जात के नाम पे, क्योंकि इनके जात का होगा तो उसको बुलडोजर से घर नहीं गिराएंगे। तो जात की व्यवस्था कूट कूट के इनके बीजेपी के और संघ के लोगों में भरी हुई है। अब आ जाते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि संघ में अभी जो है क्यों नहीं दलित को बना देते हैं? ये हमारी पार्टी में तो इलेक्टेड है हमारे खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। परिवारवाद का इन्होंने बात किया। नितिन नवीन जी किस परिवार से आते हैं? उनके पिताजी 4 बार एमएलए रहे, वो एमएलए है, वो तो परिवारवाद के खुद जनक है और बात करते हैं। झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है, कम से कम डिबेट में बैठ करके आप तार्किक बातें करिए। रही बात राहुल गांधी जी के संघर्ष और समर्पण की, तो भारत में नहीं, आजादी से लेकर के अब तक पूरे देश में सिंगल वन मैन ऐसे आर्मी की तरह जननायक राहुल गांधी जी विपक्ष में बैठ करके जनता के सवालों पे, SC/ST के सवालों पे, अल्पसंख्यक के सवालों पे संघर्ष कर रहे हैं। 4000 किलोमीटर की यात्रा जननायक राहुल गांधी ने पैदल किया है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है। इससे बड़ी संघर्ष की मिसाल क्या हो सकती है? मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से कि बता दें कि कोई इनके दल में है जो 4000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है और जनता से रूबरू हुए और उनके सवालों से रूबरू होकर सदन में वो सवाल कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, हर विषय पर संघर्ष कर रहे हैं। जाति जनगणना को उन्होंने तो वो शायद इस पद पर भी होते। जनगणना को लेकर के लगातार उनका संघर्ष, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी की वो बात करते हैं सभी क्षेत्रों में। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पाते अगर गांधी सरनेम नहीं होता उनके पास। एनीवे ठीक है, मैं जवाब दे दूं? हाँ जी कहिए। देखिए, पहले हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी ने कहा कि हम कानून व्यवस्था में फेल है। सही बात कह रहे हैं भाई। हमारी सरकार में किसी एसपी की दिन दहाड़े हत्या नहीं हो रही, हमारी सरकार में किसी डिप्टी एसपी की हत्या नहीं हो रही, हमारी सरकार में किसी सीओ को गाड़ी में बांध के दौड़ाया नहीं जा रहा है, हमारी सरकार में किसी आईएएस आईपीएस और किसी सीएमओ को किडनैप नहीं किया जा रहा है, हमारी सरकार में किसी इंस्पेक्टर को मारा नहीं जा रहा है, हमारी सरकार में हर जिले में हर साल दंगे नहीं हो रहे हैं। तो बिल्कुल ये व्यवस्था फेल ही तो। हमारी सरकार में कोई माफिया किसी हाई कोर्ट के जज का काफिला नहीं रुकवा पा रहा है, हमारी सरकार में हाई कोर्ट के जज माफियाओं की सुनवाई करने से मना नहीं कर रहे हैं। तो ये सब काम ही तो था इनका। इतनी बढ़िया कानून व्यवस्था चलाते थे पारुल जी, ये सब हम कहाँ कर पाएंगे ना, हम करना ही चाहते हैं। दूसरा, अभी जो हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति करता है। अरे भैया, आपकी पार्टी के तो जो नेताजी हैं उनकी तो जाति ही क्या है यही नहीं पता है। आप उनसे पूछो कि ब्राह्मण है कि वो पारसी है कि मुस्लिम है, क्या कुछ पर सब हौच-पौच है बिल्कुल से। और आपने कहा कि आ गए ना, आप अपनी औकात पे आ गए।
अरे मैं आप आपके बीच जात में नहीं की बोला बात था। करते नहीं और मैं जात आपके पे बीच आपकी में नहीं दुकानें बोला था, मैं चलती है। आपके बीच में नहीं अब बोला था, औकात पे आ गए मैं तो आपके हमारे बीच अगर में राष्ट्रीय औकात अध्यक्ष की जनरल बात राहुल बोल गांधी रहा जी हूं। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए शैलेंद्र जी, पढ़े लिखे लोग हैं आप सभी, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। अरे भाई राहुल ओके। गांधी के प्रवक्ता, राहुल ठीक है। गांधी के प्रवक्ता चुप अगर आप लोगों को जातिगत राजनीति से कोई मोहब्बत नहीं है तो जातिगत जनगणना पर इतना प्रेशराइज क्यों हुए थे फिर आप शैलेंद्र जी? इनकी पार्टी के प्रवक्ताओं की बहुत स्थिति यही मर्यादा है के कि साथ बात कर रहा हूं। 4000 मर्यादा में किलोमीटर रख के चले बात कर रहा हूं। लेकिन चुनाव समझ सब में हार आया गए। नहीं? 4000 किलोमीटर चलने का जातिवादी क्या धर्म फायदा के भाई नाम जब से तुम सरकार लगातार चलाने चुनाव वाले हारते रहे लोग, हो। जात के नाम पे राहुल लोगों गांधी को न्याय दिलाने 4000 वाले लोग बात किलोमीटर करते चले हैं। और राहुल गांधी अपने पूरे नेता के रूप में 96 चुनाव हारे। इतना अरे अभी बढ़िया हराया है नेतृत्व। 24 में, अरे अभी भाई 24 में किसको हराया है। राहुल गांधी जी तो प्रधानमंत्री जनता बन की गए। सरकार नहीं है, ओहो, वो चुनाव आयोग की राहुल सरकार गांधी है, कहाँ? कांग्रेसियों इलेक्शन के कमीशन की प्रधानमंत्री वही सरकार है, देखा। ठीक है। सीबीआई की 96 सरकार है, सीट पर ईडी की कांग्रेसी सरकार है, क्या कहते हैं, जनता की प्रधानमंत्री सरकार बना नहीं दिया। है, अरे भाई, जनता की तुम सरकार जैसे नहीं है। प्रवक्ता ही कांग्रेस का सत्यानाश करा देंगे। 99 सीट पाए हो, किसी तरह गिरते पड़ते नेता प्रतिपक्ष का पद पा गया। अरे आप 2014-19 में 400 वो भी नहीं मिला था। 400 की बात करते थे 2018 कि में हार 400 गए। का नारा है, संविधान 2019 बदलने अरे की बात भाई करते 96 थे, उसी जनता ने आपको ला करके खड़ा कर दिया 250 200 राहुल गांधी 96 जिस राहुल गांधी जी की बात करते हैं ना, उसी अरे राहुल फिर गांधी वही जी तो मैं अकेले पूछ रहा वन हूँ, मैन राहुल आर्मी की तरह गांधी। खड़े होकर के अरे संघर्ष सुनो कर रहे तो, हैं विपक्ष राहुल में। गांधी 2014 में भी विपक्ष में थे, 19 में भी थे, 24 में भी है। कुछ तो नहीं बदला मेरे भाई। डिस्प्लेसमेंट बदला एक है। टॉपिक है, सुन लो। बदला है। डिस्प्लेसमेंट एक सुन लो नहीं, टॉपिक है, थोड़ा फिजिक्स तमीज से का बात मतलब करो। समझा मैडम दे इसको रहा बोलो, हूं। तमीज से बात तुम करें। कितना भी बदतमीजी करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं इसका। क्या रिजल्टेंट ये जीरो बदला रहा। है, ठीक है। राहुल गांधी ओके, बहुत पहले काम डाउन, रुकिए, हम चर्चा कर रहे हैं और एक अच्छी चर्चा हो, एक दूसरे पर कटाक्ष करने से बचिए। हम एक अच्छी सार्थक चर्चा कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आप बैठे हुए हैं, इस बात को हम ध्यान रखें कि गरिमा होती है एक डिबेट की, डेकोरम होता है, उसे हम ध्यान में रखें। ओके, रुक जाइए रत्नेश जी, रुकना होगा। मिश्रा जी रुक जाइए, कंटिन्यू नहीं बोलेंगे ना, कंटिन्यू नहीं बोलेंगे, रुक जाइए। मैं अशोक जी आपकी तरफ आ रही हूँ, ठीक है। मिश्रा जी रुक जाइए, रुकिए प्रभु, रुक जाइए। अशोक जी ये डिबेट तो हो ही रही है, लेकिन बात अगर स्ट्रैटेजी की करें, उस प्लानिंग की, ऐसा लग रहा है कि नितिन नवीन यहाँ पर आके उस प्लानिंग को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी बनी बनाई पूंजी अभी तक आप लोग तैयार कर रहे हैं, पीडीए। अगर वो जाति की बात कर रहे हैं, जातिगत जो आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, यहाँ तमाम चीजें आप रख सकते हैं, लेकिन इस फैक्ट से नहीं भाग सकते कि आपकी फिलहाल जो पॉलिटिक्स चल रही है वो पीडीए के आसपास चल रही है और उसी पर कंट्रोल करने की या उसी को ओवरटेक करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। नितिन नवीन ये आज वो कहकर गए तो ये तमाम चीजें उस पर लिख गई। जी अशोक जी। जी मैम, मैं स्पष्ट रूप से आपके सवाल पे आ रहा हूँ। जी पहले मैं रत्नेश भाई के एक सवाल का जवाब दे देता हूँ। उन्होंने सवाल किया है अभी खास तौर से समाजवादी पार्टी के कानून व्यवस्था की बात की है उन्होंने। कानून व्यवस्था पे मैंने बोला है और कानून व्यवस्था की हालत आज ये हो गई है कि छोटे छोटे बटकों को, ब्राह्मण बच्चों को, जो कि ब्राह्मण है जिनसे नफरत करते हैं योगी जी, ऐसे ब्राह्मण साधु वेशधारियों को उन्होंने चुटिया पकड़ खींचा गया है, घसीटा गया है, बर्बरता की गई, जो पूरा देश दंग है। ये आप टॉपिक आज रिपीट पूरा कर रहे हैं देश सर, दंग आप है। बोल चुके हैं इस बारे में। नहीं, हाँ। ये बात उनके कहने बोला आप हूं। इससे पहले कानून भी व्यवस्था जवाब बोला आपका यही था, अब आप जवाब रिपीट कर रहे हैं, जी। मतलब हर आंसर कानून को व्यवस्था एक की ही हालत क्वेश्चन में फिट करना नहीं चलेगा ना सर। मैं सुन लीजिए, एक हाँ, नंबर कहिए। इतनी बड़बड़ सरकार है, कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो गई है कि पुलिस आज मार पीट रही है साधुओं को, नंबर 1। नंबर 2, कानपुर में जिस तरह से माँ बेटी को जलाया गया, जला दिया गया बुलडोजर उसके ऊपर, घर के ऊपर, वो घटना देख लीजिए आप। हाथरस में रातों रात जला दिया गया बेटी को, ये घटना देख लीजिए। सुल्तानपुर में डॉक्टर का पैर ड्रिल कर दिया गया, लखनऊ में ब्राह्मण की हत्या हो गई। आज तो हालात क्या से क्या हो गए, गोरखपुर में व्यापारी को मार दिया, पुलिस ने मार दिया। इनके कानून व्यवस्था की हालत यही है। वो उनका टारगेट है सो कॉल्ड माफिया, जो उस वक्त जो माफिया थे अब वो खत्म हो चुके हैं, जो गन लहराते हुए चलते थे वो खत्म हो चुके हैं, कोर्ट में सुनवाइयां होने लगी हैं उनके खिलाफ, वो वहां पर आ रहे हैं। आप जो कह रही हैं, हाँ। जनता जान चुकी है, आपने जो बिछाया उसे उखाड़ फेंका, उन्होंने वो ये कह रहे हैं। मैम 2024 में इसी पर चुनाव हुआ है और बुरी हार हारी है भाजपा। 2024 तो शुद्ध रूप से आपने पीडीए पर लड़ा है। जनता के डोमेन में देखिए ना, हाँ। आज भी पीडीए कहीं अलग चला गया है, पीड़ित दुखी अपमानित। आज मतलब आप पीडीए अलग मानते नहीं हैं कि गया है। पीडीए का जो मैजिक नहीं पीड़ित था? है, दुखी है, अपमानित है, वो हमारे साथ में आज है। सारे जातियों को लोग साथ में है, पिछड़ा खास तौर से है, दलित खास तौर से है, अल्पसंख्यक है। आज पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित, दुखी, अपमानित। आज ब्राह्मण हमारे साथ खुल करके मैदान में है।
आज सारी जातियां नहीं, आप उनके साथ हैं कि नहीं? क्योंकि शंकराचार्य जी जब वहां पर माघ मेले में अनशन पर बैठे थे तो आप जाति की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों में से कोई उनके अनशन में समर्थन करने नहीं पहुंचा था अशोक जी। कोई समर्थन करने नहीं पहुंचा है, आपकी तरफ से कोई आंदोलन नहीं किया? करते थे पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन, फिर सफाई क्यों बैठे हुए थे? फिर सपा क्यों बैठी हुई थी? आप अभी बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का हाँ, अधिकृत प्रवक्ता हूँ मैं कह रहा हूँ, जब सबने वोट दिया है, पीडी ने तो वोट दिया ही दिया है। मेरा सवाल देखिए, आप ट्विस्ट मत कीजिए ना, जब मैं जो सवाल पूछती हूँ आप फिर पहले सवाल पर आ गए। 31 सीटें आई हैं। शंकराचार्य जी की आप बात कर रहे थे, चोटी वाली बात आप कर रहे थे। मैंने कहा वो जब माघ मेले में अनशन पर बैठे हुए थे अशोक तिवारी जी, प्लीज हेयर सुनिए, सवाल सुनिए अशोक जी, तो सपा घर में क्यों बैठी हुई थी? सपा वाले क्यों उनके साथ अनशन में नहीं बैठ गए? जब आपको इतना प्रेम हो रहा है, इतनी दिक्कत हो रही है, तो वहां पर हमने सपा का कोई नुमाइंदा नहीं देखा माघ मेले में उनके साथ अनशन पर बैठा हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश को रंग देते उस प्रदर्शन से। क्या बात करती हैं? आज आप कह रही हैं, आज थू कर पूरी जनता थू कर रही है भाजपा के ऊपर। अरे प्रभु, मैं तो सपा की बात कर रही हूँ। भगवान बोले, एक तरफ केशव मौर्य भगवान, मैं तो समाजवादी के प्रयासों की बात कर रही हूँ। ठीक है शैलेंद्र जी, नहीं कालनेमी बोलता है, वो कालनेमी खुद है, योगी कालनेमी है, ओके जो कालनेमी के रूप में फेस आ गया, अभी आ गया। ठीक है शैलेंद्र जी, में बात पैदा चुकी है, थू हो रही भाजपा की, भाजपा पूरी ठीक है। ओके अशोक जी, नॉन स्टॉप मत बोलिए सर, एक ही शब्द को आप 10 बार रिपीट करेंगे तो वो शब्द की परिभाषा नहीं बदल जाएगी ना। ठीक है, रिपीट बातें मत कीजिए। महंगाई की मार हराने जा रही है। नॉन स्टॉप मत बोलिए सर प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप तीनों से, अपनी अपनी बारे में बोलिए। जब मैं दूसरे का नाम ले रही हूँ तो प्लीज आप कंट्रोल हो जाइए फिर। ओके सर शैलेंद्र जी, छोटा सा सवाल है, आ रही हूँ। शैलेंद्र जी मेरा एक छोटा सा सवाल है। अभी हमारे मेरा भी सवाल जाएगा पार्टी के इसमें, आपने मेरे बोला था मेरा भी सवाल श्री अजय राय जी ने। ठीक है, उनका सवाल ले लीजिए, फिर इकट्ठा बोल लीजिएगा। शैलेंद्र जी कहिए, रत्नेश जी अपना सवाल कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? समर्थन किया हमारे। अरे शैलेंद्र भाई सुन लो भाई। हाँ ठीक है, उनका भी सवाल ले लीजिए शैलेंद्र जी, फिर इकट्ठा बोल लीजिए। भाई सुन लो, रही बात, सुन लो भाई, मुझे बोलने तो दीजिए आप। मुझे बोलने को कहा जा रहा है यार, मुझे ठीक है शैलेंद्र जी एक मिनट, शैलेंद्र जी एक मिनट कहिए। रत्नेश जी एक लाइन में अपना सवाल कह दीजिए। ठीक है, एक लाइन में कह दीजिए। चलिए पारुल जी, इन्होंने राहुल गांधी जी की यात्रा की बात की थी। मैं फिजिक्स का एक टॉपिक मैंने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट, जिसका रिजल्टेंट 0 रहा। 2014 में भी विपक्ष, 19 में विपक्ष और 24 में भी विपक्ष। सत्ता तो इनके हाथ आई ही नहीं ना, तो 2014 के बाद तो चाहे 4000 किलोमीटर चलो, 40,000 ओके चलने से सत्ता नहीं मिलती, काउंटर आ गया। ठीक है सर, कहिए रत्नेश जी, कहिए। जननायक राहुल जी की यात्रा ने इनकी नींद हराम कर दिया है। 400 भैया हम चाहते हैं कि जननायक राहुल गांधी बहुत लिमिटेड टाइम अपनी बात रख लीजिए। हमारी नींद हराम होती रहे, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी मिश्रा जी यार है, राहुल गांधी जी को बोलिए चुप हो जाए पहले तो यार। कैसे इंसान है मारा, कैसे लोगों को कंटिन्यू आप लोग बोलते हैं ना एक दूसरे के बारे में, तो फिर ये दिक्कत हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा मैं बार बार कहती हूँ डेकोरम को मेंटेन किया कीजिए। आपकी बात 40,000 किलोमीटर वाली बात करते हैं, आपकी बात बोलने तो मेरी बात को आने दो। ठीक है रत्नेश जी प्लीज, बार 40,000 किलोमीटर चला देना। ओके वो बार बार यही कह रहे हैं शैलेंद्र जी आपसे कि आप 96 चुनाव हार गए, शतक भी पार कर जाएंगे, उसके बाद भी राहुल गांधी के ही गुण गाएंगे, ऐसा ही है क्या? देखिए राहुल जी के गुण नहीं गा रहे हैं। राहुल जी इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो विपक्ष में बैठ करके तो बार बार क्यों हार रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं, दलितों पे अत्याचार लगातार नहीं कर रही मेरे भाई, ये बात जनता डिनाई कर रही है ना। अरे यार आप चुप रहोगे क्या? पीपल्स आर डिनाइंग द कांग्रेस पार्टी, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग देयर गवर्नमेंट। ऐसा है कि फालतू भाषण मत दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, ठीक है ना? अरे क्या फालतू, वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन माय ब्रो, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, जवाब व्हाई द पीपल्स आर नॉट वोटिंग इन योर फेवर? ओके आपकी क्वेश्चन की लिस्ट कंप्लीट हो गई रत्नेश जी, प्लीज काम डाउन नाउ। अत्याचार हो रहा है, इतना कहां अत्याचार हो रहा है? हम अत्याचार हो रहा हो नहीं रही है। अच्छा अत्याचार हो रहा होता तो सरकारें बनती हमारी देश में। अभी जो है लगातार अत्याचार हो रहा है, हमको वोट करती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अशोक जी थैंक यू सो मच, अपना टाइम दिया। शैलेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, रत्नेश जी आपका भी शुक्रिया। सवाल ये है कि नितिन नवीन जी आए और बहुत सारे मुद्दों पर बोले, और ऐसी बातें जिनको सीधे तौर पर हम देखें तो जिस सीधे रास्ते पर अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो पीए की पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी कर रही है, जिसे भी जातियों से जोड़कर देखा जा रहा है। और कांग्रेस का जातिगत जनगणना वाला मुद्दा जो बिहार में, तो ये मुद्दे बिल्कुल नहीं चले। और अब जब उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहां पर भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने के लिए कहा। क्या नितिन नवीन जी
संगठन और सत्ता दोनों मिलकर यहाँ के जो नैरेटिव है उनको बदलने में कामयाब हो जाएंगे, जिस तरह का नैरेटिव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सेट कर दिया। क्योंकि इससे पहले के इलेक्शन में रिजल्ट्स आए थे, उपचुनाव में फिर स्थितियां सुधरी थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन डेंट तो दिया था। अब उस डेंट को ठीक करने के लिए इस बार के चुनाव में अगर 2027 के लिए अभी से बिसात बिछ रही है, अभी से उन नैरेटिव पर प्लान करने की कोशिश की जा रही है, तो समझ जाइए एक्टिव मोड में आ गई एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और 2027 के लिए प्लानिंग्स तैयार हो गई हैं। और अगर उन प्लानिंग्स में पीडीए के लिए कोई फॉर्मूला है तो फिर समाजवादी पार्टी के पास उसकी काट क्या है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।